गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आइए, आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 की फिजिक्स। तो क्लास 11 की फिजिक्स जो कंप्लीट फिजिक्स है आपकी, वो थ्योरेटिकल पोर्शन आपका 70 मार्क्स का है, प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का है। प्रैक्टिकल 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल में आपको 7 + 7 14 मार्क्स के 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं और 16 मार्क्स आपका लैब नोटबुक एक्टिविटी एक्सेट्रा के ऊपर है, जो कि आपको स्कूल में बता दिया जाएगा। ओके, हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, थ्योरी का जो पोर्शन है 70 मार्क्स को कवर करना है। ठीक है, जो भी हमारे पास समय है 70 मार्क्स। तो आइए जरा एक बार हाईलाइट देखते हैं कि हमें कौन कौन सी नई चीजों को पढ़ना पड़ेगा, या फिर हमारा कंटेंट क्या है टोटल इंटायर फिजिक्स के, इंटायर क्लास 11 की फिजिक्स में। ओके, तो यहाँ फिजिक्स हो गई। क्लास 11 की फिजिक्स आपकी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है आपका पार्ट 1 और एक है आपका पार्ट 2। ये हो गया आपका पार्ट 1, ठीक, बुक, और इधर आपकी बुक होती है, दैट इज पार्ट 2। क्लियर है? पार्ट 2 बुक है। ठीक है, पार्ट 1 में बेसिकली क्लास 11 में आपको क्या पढ़ना है, मैकेनिक्स पढ़ना है जी क्लास बेसिकली, जिसमें आपके क्या क्या चैप्टर्स है देख लीजिए। पहला चैप्टर है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट, जो कि आपने क्लास 9-10 में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। तो वहां के बाद हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्या, डायमेंशनल एनालिसिस फर्स्ट। सेकंड मेरा है दैट इज अ वेक्टर। थर्ड वन इज दिस इज 1, दैट इज 2। थर्ड वन इज दैट इज अ मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 1 डायमेंशन। फोर्थ वन इज मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन, प्लेन दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। आप देखोगे आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की या एसएल ओरोरा की, उसमें वेक्टर और मोशन इन प्लेन एक ही साथ मर्ज किया गया है। ओके, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 5 में आपका आप पढ़ते हैं आप फोर्स को, 6 में पढ़ते हैं आप फ्रिक्शन। क्लियर? 7th वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी। अब फिर आप देखिएगा एसएल ओरोरा की बुक में फोर्स और फ्रिक्शन को एक साथ लिया है। ओके, फिर 8 में आप पढ़ते हैं रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। नाउ 9 में आप पढ़ते हैं ग्रेविटेशन। क्लियर? अब एक चीज मैं आपको बता दूं, इसी मोशन इन प्लेन में ही एक छोटा सा पार्ट है आपका सर्कुलर मोशन का है। ओके, जिसमें सर्कुलर मोशन को भी आप यहाँ पे स्टडी करते हो। तो ये रहा आपका पार्ट 1, जो कि डेफिनेटली आपकी हाफ ईयरली एग्जाम को कवर करेगा। किसी भी स्कूल के हाफ ईयरली एग्जाम जो आपका होता है, चाहे आप केवी में पढ़ रहे हो, चाहे एनवीएस में पढ़ रहे हो, ठीक है, या किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, जनरली ये मेरा फर्स्ट पार्ट है जो हाफ ईयरली एग्जाम को कवर करता है। क्लियर? अब इसके बाद आता है पार्ट 2। तो पार्ट 2 में जो पहली चीज आपको पढ़नी है वो है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्लियर? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्या क्या पढ़ना है जी? पहला है आपका इलास्टिसिटी, जो कि आपको पढ़नी है। दूसरा है आपका सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। तीसरा है आपका हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोस्टैटिक। चौथी चीज है आपकी दैट इज द विस्कोसिटी, विस्कोसिटी दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है। तो हाइड्रोस्टैटिक्स एंड विस्कोसिटी द पार्ट ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बाद आपको पढ़ना है हीट। इसके बाद है आपका थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स। आफ्टर दैट आपको पढ़ना है जी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। एंड आफ्टर दैट इज वेव्स एंड ऑसिलेशंस, वेव्स एंड ऑसिलेशंस। ये आपका पार्ट 2 हुआ। वेव्स एंड ऑसिलेशन में आपका पहला जो चैप्टर है वो है आपका ऑसिलेशन से रिलेटेड, जिसमें आपने सिंपल पेंडुलम के मोशंस को, एक्सेट्रा को पढ़ोगे आप। इसके बाद वेव्स को पढ़ना है जी। ठीक है, ये रहा है आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दैट इज द क्लास 11 की फिजिक्स, जो कि आपको, ठीक है, जो भी आपके पास टाइम है इस टाइम में आपको कंप्लीट करनी है। दैट इज जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, इतने महीने में आपको कंप्लीट करना है। बिकॉज किसी भी स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हो तो मार्च में आपका क्या है, फाइनल एग्जाम है। एक चीज मैं बता दूं, अगर आप जेई मेन या नीट के लिए जा रहे हैं तो वहां से उस पर्टिकुलर पेपर में आपका 11 का भी पार्ट रहता है, 12 का भी पार्ट रहता है। तो कभी भी आप ऐसे नहीं पढ़ोगे 11 इज द रेस्ट ईयर, 12 इज द फाइनल ईयर। दोनों ही आप अपना फाइनल ईयर समझ के ही पढ़िए, ताकि आपका 11 से जो क्वेश्चंस आए वो क्लास 12 के बाद जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो उस समय आपको ऐसा ना लगे कि मेरा 11 तो बहुत ही कमजोर रहा, या ऐसा कुछ रहा कि मैं वहां से बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर ना कर पाऊं। तो इसीलिए आप 11 को भी उतना
ही एफर्ट लगा के पढ़ेंगे जितना एफर्ट क्लास 12 के बच्चे अपने सब्जेक्ट को लगा के पढ़ते हैं। आप समझो कि आपको 11 को भी 100% एफर्ट के साथ पढ़ना है। ओके, तो आइए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट के डिटेल में जाते हैं। तो अगर आप फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? आप कहीं गए हो तो सबसे पहले लोग क्या पूछते हैं? डेफिनेटली आपका नाम पूछते हैं। तो यहां भी आए हो आप पढ़ने के लिए, तो उसी हिसाब से मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट इज फिजिक्स? एक्चुअली फिजिक्स है क्या? ठीक, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फिजिक्स? ओके, देन फिजिक्स क्या है जी? नो डाउट फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। यहां तक तो सबको पता है कि फिजिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस। उसके बाद की कहानी क्या है, तो जरा देखते हैं। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, branch of science which deals with us which deals with us matter, एक नंबर मैटर, कॉमा एनर्जी, मैटर एंड कॉमा एनर्जी, स्पेस, टाइम एंड देयर इंटरेक्शंस, ओके। ये आपकी कंप्लीट फिजिक्स हो जाती है। क्लियर? तो जब आप फिजिक्स को डिफाइन करते हो, व्हाट इज फिजिक्स? नो डाउट फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद अस मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम एंड देयर इंटरेक्शंस। अब यहाँ पे डिफिनेशन जो है वो आपकी दो पार्ट में बटी हुई है, ठीक है। एक है आपका फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूं, आप समझिएगा। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद अस मैटर एंड एनर्जी। ये डिफिनेशन, यहां तक की डिफिनेशन आपकी किसकी थी? न्यूटन की थी। ओके, इन 1700 जब न्यूटन ने, डेफिनेटली न्यूटन का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है फिजिक्स में, कैलकुलस में, ओके, एंड मैथमेटिक्स में भी, इवन दैट ऑप्टिक्स में भी न्यूटन का काफी बड़ा कैलकुलेशन है। तो आज के डेट में भी लोग न्यूटन को आइंस्टाइन से एक बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं, क्योंकि न्यूटन का जो कंट्रीब्यूशन रहा मैथमेटिक्स को लेके, कैलकुलस को लेके, ऑप्टिक्स, न्यूटन ने ऑप्टिक्स में भी कंट्रीब्यूशन किया है, जो आप क्लास 12 में ऑप्टिक्स पढ़ते हो, मैकेनिक्स में उन्होंने किया ही है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर मैकेनिक्स को हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो कहने का मतलब क्या है जी आपका, कि न्यूटन के हिसाब से फिजिक्स क्या थी? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद मैटर एंड एनर्जी। उसके बाद जो कहानी हुई आपकी, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, वन से मिनट, हेलो, हाँ, नहीं तो अगर तुम आ जाओगे तो पढ़ा देंगे, ठीक। तो चीज चीज को समझिएगा। इस जगह पे क्या है जी आपका, according to Newton, what is physics? Physics is the branch of science which deals with matter and energy. Okay? इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन के आने के बाद ये आपके वर्ड ऐड किए गए, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम एंड देयर इंटरेक्शंस। ये सारे के सारे वर्ड ऐड किए गए आपके। अभी आप जब फिजिक्स को डिफाइन करेंगे तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद अस मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम एंड देयर इंटरेक्शंस। ओके, अब ये जो स्पेस, टाइम एंड देयर इंटरेक्शंस जो वर्ड ऐड किए गए, आगे चल के जब आप फिजिक्स ऑनर्स करेंगे या एमएससी इन फिजिक्स करेंगे तो कुछ नई ब्रांचेस पढ़ने को मिलेंगी। एज लाइक आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ने को मिलेंगी, जहां पे आप टाइम डायलेशन पढ़ोगे, ठीक है, मोशन ऑफ टू प्लैनेट्स, ठीक है, दो प्लैनेट्स के मोशन के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वहां पे टाइम जो है आपका वो एक फंडामेंटल पैरामीटर या कांस्टेंट या इंडिपेंडेंट पैरामीटर नहीं होगा। डेफिनेटली एज लाइक एग्जांपल, अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूं तो आप चीज को समझने की कोशिश करना। सपोज दैट यहाँ पे सन है और इस ऑर्बिट में क्या कर रही है? अर्थ रिवॉल्व कर रही है जी, और इस बड़े ऑर्बिट में क्या कर रहा है? जुपिटर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है जी, आई बात समझ में? तो अर्थ को एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है? 365 1/4 डेज। आप इसको क्या कह रहे हो? 1 ईयर कह रहे हो। अब जुपिटर जब रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, ठीक है, तो कितना टाइम लग रहा है? तो आप बोलोगे 12 ईयर्स ऑफ अर्थ, 12 years of earth must be equal to 1 year of Jupiter. ओके, 1 year of Jupiter। इस चीज को जरा समझना। इसका मतलब क्या है कि अर्थ में जब 12 साल बीत गए तो जुपिटर में कितने साल बीत रहे हैं? डेफिनेटली 1 साल बीत रहा है। अब आप एज्यूम करो, ठीक है, कि आपके पास क्या है? ट्विन है, दो ट्विन सिस्टर्स हैं। एक सिस्टर को आपने क्या किया, यहां से एक सिस्टर को आपने अर्थ पे रख दिया और दूसरी सिस्टर को आपने कहा किया? जुपिटर पे भेज दिया। ओके जी, अब ये जो जुपिटर पे रहने वाली सिस्टर है ये 5 इयर्स के बाद वापस लौट के आ रही है।
5 साल के बाद जुपिटर पे 5 साल बिताया। ओके, तो जब जुपिटर से 5 साल के बाद लौट के आएगी, ये अपनी सिस्टर को क्या देखेगी, ये कितने साल की हो गई है, ये 60 इयर्स की हो गई है और ये ग्रैंड मदर बन चुकी है। आई बात समझ में? तो अब यहाँ पे जरा देखना, ठीक है ना, हम जो भी मोशंस को पढ़ते हैं, ठीक है, न्यूटन मैकेनिक्स के अंदर या फिर अभी तक जो मोशन हमने पढ़ा वो एक ही प्लैनेट में रह के पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे ही आप एक जुपिटर वाली सिस्टर जब लौट के आ रही है तो अर्थ वाली सिस्टर 60 साल की हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, डेफिनेटली इस जगह पे टाइम क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो जब मोशन ऑफ टू प्लैनेट्स के बारे में आप स्टडी करेंगे, आगे चल के फिजिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहां टाइम भी क्या हो जाएगा, एक पैरामीटर्स हो जाएगा। ओके, ठीक। स्पेस, स्पेस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। मैटर एनर्जी का मतलब आप समझ रहे हो, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो भी क्लास 12 की मेजर फिजिक्स है वो एनर्जी से रिलेटेड है। और मैटर से रिलेटेड फिजिक्स क्या है आपकी, क्लास 11 की मेजर फिजिक्स किससे रिलेटेड है, आपकी मैटर से रिलेटेड है। तो इस जगह पे आप फिजिक्स को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम एंड देयर इंटरेक्शन। सब का एक साथ इंटरेक्शन, मींस मैटर का एनर्जी के साथ इंटरेक्शन, स्पेस का मैटर के साथ, टाइम। अब स्पेस का मैटर के साथ इंटरेक्शन कहां हो जाएगा, डेफिनेटली स्पेस का जब आप मैटर के साथ इंटरेक्शन करेंगे, मैटर वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, बहुत दूर तक फिजिक्स पढ़नी है। अभी तो क्लास 11 है, स्टार्ट, अभी आप क्लास 10 से आए हो, लेकिन 11 इज योर बेस। इस बात को हमेशा दिमाग में रखना है कि 11 मेरा क्या है, बेस है, इसीलिए 11 को आप हल्के में नहीं लोगे। तो फिलहाल में हम लोग उतने डिटेल में ना जाके अपने चैप्टर पर फोकस करते हैं। तो वंस अगेन आई विल डिफाइन व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद अस मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम एंड देयर इंटरेक्शंस। इज इट क्लियर? अब आते हैं हम कुछ बेसिक चीजों के ऊपर, ठीक है। क्लास 11 के चैप्टर में जाने से पहले कुछ बेसिक चीजों को देखते हैं, जो कि आप कहीं ना कहीं से पढ़ के आए हो आप। तो पहली चीज है आपकी, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? आप कह सकते हो एनी क्वांटिटी विच इज मेजरेबल इज नोन एज अ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी अगर मेजरेबल है तो वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं यहां पर लिख दूं 5 kg ऑफ राइस, तो इस 5 kg ऑफ राइस में फिजिकल क्वांटिटी क्या है जी? तो नो डाउट आपका आंसर होना चाहिए दैट इज केजी इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, 5 क्या आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, राइस क्या है आपका सब्सटेंस हो गया। इसी प्रकार अगर मैं लिखूं 50 सेंटीमीटर ऑफ 50 centimeter of wire, okay, then centimeter is what is a physical quantity. अगर हम लिख दें 5 second, तो second what, that is physical quantity. So what is physical quantity? Any quantity those are measurable are known as a physical quantity. Okay, अब physical quantity को आप कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं जी? 2 पार्ट में। एक है आपकी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ओके, जिसमें आप सिर्फ क्या करते हो, मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कशन करते हो, ओनली मैग्नीट्यूड। दूसरी क्वांटिटी आपकी क्या है, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें आप क्या करते हो जी, आप वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों को लेते हो आप, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को लेते हो। तो ये आपकी 2 क्वांटिटी हो गई, एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इसके बाद आता है यूनिट। यूनिट क्या है? यूनिट इज स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बाय व्हिच वी कैन मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट क्या है? एक स्टैंडर्ड सिस्टम है मेजरमेंट का, जिससे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। आज लाइक मास को अगर मेजर करना है हमने केजी को यूज किया, लेंथ को मेजर करना है हमने मीटर या सेंटीमीटर को यूज किया, टाइम को मेजर करना है हमने सेकंड को यूज किया। ओके, अब यूनिट में भी आपकी क्या है, दो टाइप की यूनिट है। एक है आपका फंडामेंटल, दिस इज फंडामेंटल, ओके, दैट इज फंडामेंटल यूनिट। और दूसरा मेरा क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल क्या है जी आपका? फंडामेंटल मतलब इंडिपेंडेंट, जो यूनिट किसी पर डिपेंड नहीं होगी उसको आप क्या बोलोगे, फंडामेंटल यूनिट। ड्राइव यूनिट्स मतलब क्या हो गया, डिपेंड अपॉन फंडामेंटल, डिपेंड अपॉन फंडामेंटल, ये क्या हो गई आपकी ड्राइव यूनिट्स हो गई। क्लियर हो गई चीजें? अब फंडामेंटल में आप जब आते हैं तो आपके पास क्या है, पहला मास, सेकंड क्या है लेंथ, और थर्ड क्या है टाइम। मास को आपने कैपिटल एम से मेजर किया, लेंथ को कैपिटल एल से, टाइम को कैपिटल टी से आप, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ओके, स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। आपके पास सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्या है जी? सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में आपके पास 3 सिस्टम है। एक है आपका सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, सी फॉर आपने क्या लिखा था सेंटी, जी फॉर ग्राम,
एस फॉर सेकेंड। ओके, दूसरा क्या है आपका एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में आपने क्या देखा था, एम फॉर मीटर, मीटर एंड के फॉर किलो एंड एस फॉर सेकेंड। क्लियर। इसके बाद एफपीएस सिस्टम आपका क्या है, एफपीएस सिस्टम में एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंडल एंड एस फॉर सेकेंड। ये आपके पास तीन सिस्टम थे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। तो वी हैव द थ्री स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बाय विच वी कैन मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अब इसके बाद क्या हुआ जी यहां पे जो भी कॉम्प्लिकेशन आया, तो इन तीनों सिस्टम को रिप्लेस करके हमने एक, या साइंटिस्ट ने एक नया सिस्टम इवॉल्व किया जिससे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे। वो सिस्टम क्या कहलाया, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एसआई सिस्टम। ओके, मींस एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम जो था आपका वो किसके इक्विवेलेंट था, एमकेएस सिस्टम के इक्विवेलेंट। इसीलिए एसआई सिस्टम में कोई भी चीज जब मेजर करोगे आप, तो आप हमेशा दिमाग में रखोगे किसको, एमकेएस सिस्टम को रखोगे। ठीक है। अब इसके बाद आया कि हमारी कितनी फंडामेंटल्स एसआई सिस्टम में है और कितनी फंडामेंटल्स हमारी सीजीएस सिस्टम में है। ओके, तो आप नई चीजें क्या है यहाँ पे, या इस जगह पे आप एक चीज पढ़ोगे, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में आपके पास कितनी फंडामेंटल है, क्लियर। तो फंडामेंटल सीजीएस सिस्टम, पहला क्या है मेरे पास, मास, दैट इज कैपिटल एम। दूसरा मेरे पास क्या है, लेंथ, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एल। तीसरा मेरे पास क्या है, टाइम, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। ओके, मैं मतलब क्या हुआ, सीजीएस सिस्टम में कितनी फंडामेंटल है, तो वी कैन से दैट ओनली 3 फंडामेंटल्स इन सीजीएस सिस्टम, बट फंडामेंटल यूनिट इन एसआई सिस्टम, फंडामेंटल यूनिट इन एसआई सिस्टम। अब एसआई सिस्टम में कितनी फंडामेंटल है, एक हो गया आपके पास मास, ओके, दैट इज कैपिटल एम। दूसरा मेरे पास हो गया लेंथ, डिनोटेड बाय कैपिटल एल। तीसरा हो गया टाइम, डिनोटेड बाय कैपिटल टी। चौथा हो गया यूनिट ऑफ करंट, करंट दैट इज एम्पियर, डिनोटेड बाय कैपिटल ए। आफ्टर दैट यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यूनिट ऑफ टेम्परेचर that is Kelvin, noted by capital K. A B C D E F, unit of amount of substance, amount of substance, substance that is mole. After that intensity of luminosity, intensity of luminosity that is candela CD। क्लियर। तो आपके पास अगर मैं यहां पे 1 2 3 4 5 6 7, so how many fundamentals in SI system, we can say that there are 7 fundamentals in SI system। so अभी इसी जगह से आप बता सकते हो which system is more prominent। no doubt SI system is more prominent than the CGS system because हम CGS system में बहुत इंपॉर्टेंट जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है ना, आज लाइक करंट को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, टेम्परेचर डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, सब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, इंटेंसिटी और ल्यूमिनोसिटी को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए अब जब आप क्लास 11 में माय डियर आ गए हो, तो कोई भी न्यूमेरिकल्स को आप हमेशा एसआई सिस्टम में ही सॉल्व करोगे। ये बात आप दिमाग में रखो, चाहे आप किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हो, चाहे आप सीबीएसई में पढ़ रहे हो, या आप आईएससी में पढ़ रहे हो, या फिर आप WBCHSC में पढ़ रहे हो, या फिर इंडिया के किसी भी स्टेट बोर्ड में मेरे भाई पढ़ रहे हो, तो आपको न्यूमेरिकल्स को किसमें सॉल्व करना है, एक चीज हमेशा कंठी माला पहन लो, एसआई सिस्टम में ही सॉल्व करना है। ठीक है, किसी भी सवाल को आप काइंडली सीजीएस सिस्टम में नहीं बनाइएगा। ठीक, तो क्लियर हो गई चीजें। तो ये रहा मेरा बेसिक्स जो कि हम क्लास 10 से कैरी फॉरवर्ड किए क्लास 11 पढ़ने के लिए। हमने कहने का मतलब हमने एक ब्रिज सेटअप किया 11 से
सॉरी 10 से 11 में। अब आते हैं हम, ठीक है, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर क्लास 11 दैट इज द डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, तो चैप्टर का नाम लिखोगे आप लोग डायमेंशनल एनालिसिस। द फर्स्ट चैप्टर इज डायमेंशनल एनालिसिस। ये चैप्टर से आपको क्वेश्चन हमेशा मिलेगा, इवन दैट 12 में भी मिलता है, ठीक है। जो भी फिजिकल क्वांटिटी उनका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए अक्सर कभी कभी पूछ देता है। जो 12 में जो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ोगे उसका 12 में पूछेगा, 11 में जो पढ़ोगे आप 11 में पूछेगा। तो बिफोर गोइंग टू डिटेल ऑफ द चैप्टर्स या बिफोर गोइंग टू द डिफिनेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, लेट्स लुक सम एग्जांपल्स, ठीक है। जरा कुछ एग्जांपल्स देखते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं हम, ठीक है। तो जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक नंबर लिखा एरिया, तो एरिया को क्या लिख सकते हो आप, लेंथ मल्टीप्लाइड विथ ब्रेथ लिख सकते हो जी। अब जरा देखो, लेंथ को भी आप एल से मेजर करोगे, ब्रेथ भी आप एल से मेजर करो, ये लिखोगे आप एल स्क्वायर, क्लियर। अब अगर मान लो मैं यहां लिख दूं 1 इंटू एल स्क्वायर इंटू 1, तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी। m टू द पावर 0 एल स्क्वायर टी टू द पावर 0, ठीक है। तो 0 टू 0, इसका मतलब क्या, एनीथिंग टू द पावर 0 आपने पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास 10 की मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, x टू द पावर 0 इज 1, ठीक। सो एरिया को हमने क्या लिखा, m0 l0 t0। इसके बाद दो नंबर हम लिखते हैं वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो आप, लेंथ मल्टीप्लाइड विथ ब्रेथ और मल्टीप्लाइड विथ हाइट, ओके, यही लिखेंगे जी। अब जरा देखिएगा, लेंथ को आप एल से मेजर किए, ब्रेथ को भी एल से, हाइट को भी एल से, ये हो गया एल क्यूब, ये हो गया 1 इंटू एल क्यूब इंटू 1, तो ये हो गया 1 टू द पावर 0 एल क्यूब टी टू द पावर 0, क्या आ गया जी 0 3 0, ओके। इसके बाद 3 नंबर हमने क्या किया, यहां पे हमने लिखा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को हमने क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट इज एल अपॉन टी, तो ये हो गया एल टी माइनस 1, यहां लिख सकते हो m0 एल टी माइनस 1, सो इट बिकम्स, ये क्या हो गया जी 0 1 माइनस 1, ओके। आफ्टर दैट वेलोसिटी के बाद आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं एक्सेलरेशन, क्लियर। एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हैं बताइए जरा, एक्सेलरेशन आप लिख सकते हो वेलोसिटी अपॉन टाइम, ओके। सो एल टी माइनस 1 बाई टी, एल टी माइनस 2, क्लियर। सो एल टी माइनस 2, तो क्या गया इस जगह पे, m0 एल टी माइनस 2, सो आया 0 1 माइनस 2, ये हो गया आपका। इसके बाद 5 नंबर में आप लिख सकते हो फोर्स, तो फोर्स क्या है जी, फोर्स को हम सब जानते हैं, फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड विद द एक्सीलरेशन, ओके। सो व्हाट इज मास, m acceleration is lt minus 2, okay, so m lt minus 2, so it becomes a 1 1 minus 2, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अभी तो थोड़ी देर पहले आपने एक लेक्चर दिया था कि किसी भी चैप्टर में जाने से पहले उसके डिफिनेशंस को समझेंगे, बट डायमेंशन एनालिसिस आपने स्टार्ट की, डिफिनेशन नहीं बताई और ये सब चीज आप निकाले हो, क्या यूटिलिटी है इसकी, जरा देखते हैं, ठीक है। हर एक क्रिया के पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, जब भी कोई काम करते हैं तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव उसके पास होता है, ठीक है ना, उसके साथ लगा रहता है। तो आइए जरा देखते हैं हम, ठीक है, क्या क्या है। तो आप जरा ध्यान दोगे लेफ्ट हैंड साइड में, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, ठीक। ये सारे के सारे क्या, डिफरेंट टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। मींस एरिया इज डिफरेंट देन द वॉल्यूम, वॉल्यूम इज डिफरेंट देन द वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डिफरेंट देन द एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन इज डिफरेंट देन द फोर्स, सब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। तो हमारे लेफ्ट साइड में सब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन जरा राइट साइड में आना और इस जगह पे जरा फोकस करना तुम, ठीक है। ये जो हम, ठीक, एक बड़े ब्रैकेट में लिख रहे हैं, इसको जरा देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। तो आपको क्या दिखा, सिर्फ एमएलटी दिखा, एमएलटी मतलब दैट इज अ फंडामेंटल यूनिट्स। हमने किया क्या, हम क्या किए, ठीक है, हम किए कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी थी हमारी उसको हमने किसके टर्म में कन्वर्ट कर दिया, फंडामेंटल के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। देन व्हाट इज डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस, ध्यान से सुनोगे, डायमेंशनल एनालिसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस by which
we convert a physical quantity in terms of the fundamental unit using powers. इस इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पावर्स, और इन्हीं को हम बोलते हैं मैथमेटिक्स अपनी फिजिक्स की भाषा में डायमेंशंस. Okay, so what is dimension analysis? Once again I will repeat, I repeat, dimension analysis is defined as the process. Dimension analysis क्या है? ये प्रोसेस है जिसमें हम कर क्या रहे हैं, हम जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसको किसके टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं फंडामेंटल यूनिट के टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं यूजिंग पावर. ओके, सो व्हाट इज डायमेंशन एनालिसिस? वंस अगेन, डायमेंशन एनालिसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय which we convert a physical quantity in terms of the fundamental unit using powers. This is the dimension analysis. Then फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर व्हाट इज डायमेंशंस? डायमेंशंस आर नथिंग बट द पावर्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं, ये जो लिखा जा रहा है, ये क्या है मेरा, यही सब मेरा डायमेंशंस है. इसी को हम क्या कहते हैं, डायमेंशंस. तो डायमेंशंस क्या हो गया जी? डायमेंशंस हो गया आपका पावर्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स. ठीक है ना, पावर्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स इज नोन एज द डायमेंशंस. तो होप दैट डिफिनेशन आपकी क्लियर हो गई होगी. अब आइए, ठीक है, कुछ और भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस देखते हैं जो कि हमने अभी तक पढ़ा है. ठीक है, तो जरा देखते हैं जी. फोर्स के बाद हम लोग पढ़े होंगे वर्क डन के बारे में. ठीक है ना, तो 6 नंबर हमने क्या पढ़ा, वर्क डन. आज वही काम करेंगे जो हम पढ़ के आए. ठीक है, वर्क डन को हमने क्या कहा, फोर्स मल्टीप्लाइड विद डिस्प्लेसमेंट. ये मेरा क्या हो गया, वर्क डन हो गया, फोर्स मल्टीप्लाइड विद डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स को क्या लिखे हम, एम एल टी टू द पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट को हमने लिखा एल. ये हो गया एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2. सो इट बिकम्स 1 2 -2. ओके, अगेन वर्क डन के बाद हम पढ़े थे एनर्जी, याद करो. तो एनर्जी को हम क्या कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लिखेंगे 1/2 mv². और यहां करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लिखेंगे mgh. ठीक, अब जब हम काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे 1/2 mv², तो भैया यहाँ पे एक नई चीज आ गई 1/2. तो 1/2 क्या है, आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है. तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, डायमेंशन एनालिसिस डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूमेरिकल वैल्यूज. एज एक एग्जांपल, ठीक है, जैसे हमने आपसे पूछा था, ध्यान दीजिए, आपसे पूछे थे हम कि 5 केजी राइस में फिजिकल क्वांटिटी आपकी कौन सी है, तो आपने कहा था केजी. तो 5 क्या है, 5 न्यूमेरिकल वैल्यू है. उस जगह पे 10 केजी राइस भी हो सकता है, उस जगह पे 50 केजी राइस भी हो सकता है. इसीलिए 1/2 क्या है, 1/2 न्यूमेरिकल कांस्टेंट है. इसको अब जब भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे या पूरे के पूरे चैप्टर में आप जो भी कांस्टेंट वैल्यू रहेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू रहेंगे, उनको आप कंसीडर नहीं करेंगे. ओके, तो आइए जरा आगे बढ़ते हैं जी. तो मास m, वेलोसिटी को क्या लिखा, LT-1 का होल स्क्वायर. सो m L² t टू द पावर -2 आया जी, 1 2 -2. क्लियर. अब हम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाते हैं. तो पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी